देखिए, आज से आप लोगों का जो नया चैप्टर है फाइनल अकाउंट, ये फाइनल अकाउंट आपका शुरू होगा। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट होता क्या है, क्यों बनाया जाता है, इसके बनाने का जो उद्देश्य है और ये कैसे बनता है, ये सभी बातों पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा। 11वीं में आप लोग फाइनल अकाउंट एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर भी कुछ बात को रिमाइंड कर लीजिए कि फाइनल अकाउंट होता क्या है। यहाँ नाम से ही क्लियर कर दिए हैं हम आपको कि ऊपर में लिखा हुआ है ना फाइनल अकाउंट। फाइनल का मतलब होता है अंतिम, यानी लास्ट। तो फाइनल अकाउंट में क्या होता है कि जो वैसे खाते जो सबसे अंत में बनाए जाते हैं, सबसे अंत में बनाए जाते हैं। तो अंत सब किसी भी व्यवसाय का सबसे अंतिम पॉइंट क्या होता है कि हमको लाभ कमाना है। मेन हमारा उद्देश्य होता है कि हमको लाभ कमाना है, और लाभ कमाने के उद्देश्य से ही हम लोग व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं। ठीक है, और बिजनेस करने के क्रम में हम बहुत सारे लेन देन करते हैं, बहुत सारा लेन देन करते हैं। और लेन देन को हम लोग सर्वप्रथम जिस रद्दी बही में लिखते हैं उसको रोजनामचा कहते हैं, यानी जर्नल कहते हैं। ठीक है, तो क्या जर्नल बनाने से हमको कितना लाभ हुआ, इस बात का जानकारी हो पाता है कभी? कि अगर मैंने मान लीजिए 11वीं में भी आपने देखा और 12वीं में भी बहुत सारा जर्नल आपने बनाया, तो क्या जर्नल बनाने से कभी ये पता चल पाता है कि हमको कितना लाभ हुआ कि नहीं लाभ हुआ, कि हानि हुआ? जर्नल बनाने से कभी इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है कि हमें कितना रुपया लाभ हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो होता है जर्नल बनाना। जर्नल से हम लोग क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। तो लेजर से भी हमको पता, लेजर में क्या होता है कि जितने भी खाते हमारे प्रभावित हुए हैं जर्नल में, हर खाते से संबंधित जितने भी लेन देन होते हैं उसको एक जगह एकत्र करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो वैसा करने से भी हमको कितना लाभ हुआ इसकी जानकारी हमको नहीं मिल पाता है। लेजर बनाने से भी हमारे व्यवसाय में कितना लाभ या हानि हुआ इसका कोई जानकारी हमको नहीं मिल पाता है। ठीक है, उस लेजर का जो शेष होता है बैलेंसिंग फिगर, उस बैलेंसिंग फिगर से हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हमारे गणितीय शुद्धता की पहचान होती है कि हमारा जो गणितीय शुद्धता है वो सही है, लेकिन वो सिर्फ गणितीय शुद्धता की पहचान करवाता है। हमारा सैद्धांतिक गलती, भूल चूक वाला गलती, लिखावट संबंधी गलती, हिसाबी गलती जो होता है बहुत सारा तरीका का, बहुत सारा गलतियों का सुझाव वो नहीं दे पाता है, यानी हमारा सही हुआ है लेन देन इसका जानकारी नहीं देता है तलपट। लेकिन तलपट ये बताता है कि गणितीय शुद्धता हमारा क्लियर है। लेकिन अगर मान के चलते हैं हमारा ट्रायल बैलेंस भी सही है, तो क्या ट्रायल बैलेंस के सही होने से भी हमारा व्यवसाय में कितना लाभ हुआ इस बात का जानकारी हमको नहीं मिल पाता है। तो हमारा लाभ होने की जानकारी हमको मिलेगा कहाँ से? तो वो मिलेगा हमारा फाइनल अकाउंट से, कि हम अपने व्यवसाय में जितने भी लेन देन किए उसका हमने जर्नल बनाया, जर्नल को वर्गीकृत करके लेजर बनाया, खातों का जो निचोड़ होता है शेष बैलेंसिंग फिगर, उसको एक जगह एकत्र करने के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में डेबिट खातों का शेष, क्रेडिट खातों का शेष सबका रहता है। मतलब जितना भी खाता जिसका क्रेडिट से खुलता है उसका क्रेडिट शेष होता है, जो खाता डेबिट से शुरुआत होता है उसका डेबिट शेष होता है जनरली। तो उसका सारा शेष हमको एक जगह मिल जाता है। तो उस ट्रायल बैलेंस से हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो फाइनल अकाउंट से हमको पता चलता है कि हमारे व्यवसाय में वास्तव में लाभ हुआ या हानि हुआ। ठीक है, तो अब वो फाइनल अकाउंट में क्या बनता है और कैसे बनता है, इस बात को बनाने के लिए ध्यान रखिए कि अंतिम खाते में दो तरह के विवरण बनते हैं। एक बनता है इनकम स्टेटमेंट, एक बनता है इनकम स्टेटमेंट, और दूसरा बनता है पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट यानी इनकम स्टेटमेंट हमको यह दिखाता है कि हमारा लाभ कितना हुआ, आमदनी कितना हुआ, और पोजीशन स्टेटमेंट दिखाता है कि हमारा व्यवसाय का जो आर्थिक स्थिति है, जो हमारा व्यवसाय का विकास हुआ, क्या विकास हुआ, नहीं विकास हुआ, हमारा व्यवसाय का अभी वर्तमान में स्थिति क्या है, ये बताता है पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है,
तो इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, तो इसमें दो खाते बनते हैं, एक बनता है ट्रेडिंग अकाउंट और एक बनता है पीएल अकाउंट। आया बात समझ में? और इसमें क्या होता है, इसमें आपको बनता है बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है? तो इनकम स्टेटमेंट में दो खाते बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्या सब होता है, चूंकि ट्रायल बैलेंस में आपको बहुत सारा शेष दिया रहेगा। जब आप किताब में थ्योरी उल्टाइएगा और ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट का जब आप फॉर्मेट बनाइएगा तो इतना सारा आइटम लिखा हुआ है कि आपको तत्काल तुरंत में नजर में बैठाना थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको सवाल बनाते बनाते क्या होगा, आपको पूरा दिमाग में मेंशन हो जाएगा कि ये आइटम ट्रेडिंग का जाने वाला है, ये आइटम पीएल में जाने वाला है, या फलाना आइटम बैलेंस शीट में जाने वाला है। आया बात समझ में? तो ये शुरुआत में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में किस टाइप के आइटम होता है और कहाँ होता है। ठीक है, देखिए, तो जब सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना हम लोग सीखेंगे, ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ जिस व्यवसाय का बनाना है उसका, उसके बाद ये बनता है एक निश्चित तिथि को। ट्रेडिंग अकाउंट जो बनता है एक निश्चित तिथि को बनता है, उस तिथि के बाद एक लेन देन भी यदि हुआ तो आपके इस खातों पर प्रभाव पड़ जाएगा। समझ आ रहा बात? तो जर्नल होता है, जर्नल होता है डेट बाय डेट, पर डे, एक महीने का एक जगह। खातों का भी शेष होता है, मान लीजिए एक निश्चित पीरियड का, कि एक महीने का ट्रांजैक्शन इतना है, या एक महीने के खातों का शेष इतना हुआ, ऐसे इस टाइप से। बैलेंस शीट होता है एक निश्चित समय के लिए तो बनता ही है, लेकिन ये बनता है एक निश्चित तिथि पर। जिस तिथि को ये बना, ये उसी स्थिति के सही विवरण बताएगा। उसके उस तिथि के बाद एक भी ट्रांजैक्शन हुआ तो ये पूरे आपके स्टेटमेंट को क्या कर देगा, वो बदल देगा। आया बात समझ में? इसीलिए एक निश्चित तिथि पर बनता है और एक निश्चित तिथि के भीतर जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, लेन देन हुए हैं, उसका ये वर्णन करता है। ठीक है, तो ये बनेगा फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, जिस तारीख को बनाएंगे उस तारीख को। इसका जो फॉर्मेट है, इंक भी डालना पड़ेगा, इंक भी शायद इसमें कम पड़ रहा है। देखिए, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे इसमें, पार्टिकुलर अमाउंट तो हो गया है। उसके बाद देखिए ये बनेगा क्या, इसमें होता क्या सब है, तो वैसे आइटम आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होगा जो वस्तु को निर्माण करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से लगता है। वस्तु को निर्माण करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से लगता है, डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट रूप में फैक्ट्री के अंदर होने वाले जो भी खर्च होंगे, सिर्फ उतना ही बात इसमें आपको लिखा जाएगा। वस्तु यानी कच्चा माल हम कहीं से खरीदे, कच्चा माल को अपने पास तक लाने में जो भी खर्च हुआ, वस्तु को बनाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फैक्ट्री के भीतर, जो चूंकि वस्तु फैक्ट्री में निर्माण होता है, तो फैक्ट्री के भीतर जितना भी खर्च होगा वस्तु को निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए, वो सारे खर्च आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कौन कौन से आइटम आएगा, तो सवाल बनाते समय में आपको और ज्यादा बात क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ आइटम हम आपको दिखा देते हैं जो आइटम जनरली आपको मिलेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाना शुरू करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले सबसे ऊपर रिजर्वेशन कराया है कुछ आइटम का। क्या, तो सबसे पहले आपको यहां लिखना है ओपनिंग स्टॉक, सबसे ऊपर में। ये आपको सवाल में, आपको ट्रायल बैलेंस में आपको दिया रहेगा। तो सबसे पहले ऊपर में क्या लिखना है, ओपनिंग स्टॉक। इसका रिजर्वेशन करा है कि सबसे पहले ये होगा। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि हमारा जो व्यवसाय पिछले कई सालों से चलता रहा है, तो पिछले साल जो माल मेरा बिना बिका हुआ बच गया, पिछले साल, इस साल तो पहले वो माल को हम बेचेंगे ना, कि नहीं बेचेंगे? तो हमारा जो पहले से माल हमारे पास है बचा हुआ, स्टॉक जो बचा हुआ है, वो सबसे ऊपर में लिखाएगा कि ये स्टॉक हमारे पास पहले से है। तो ये हो जाएगा सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद दूसरा आइटम क्या होगा, टू परचेज, यानी हमने कितना का माल खरीद कर लाया, कितना का माल खरीद कर लाया।
तो हम जितना का माल खरीद कर लाए हैं उसमें से हो सकता है कि मैं कुछ माल वापस कर दिया हूँगा या वापस कर दिया हूँगा, ऐसा भी हो सकता है ना। कुछ एडजस्टमेंट में भी बहुत सारा बात होता है कि कुछ माल दान में दे दिया, कुछ चोरी हो गया, कुछ क्या कहते हैं फ्री सैंपल में बांट दिया, कुछ व्यक्तिगत प्रयोग के लिए आहरण कर लिया, ऐसा एडजस्टमेंट होगा, वो आइटम सब भी घटेगा। तो जब एडजस्टमेंट पर चलेंगे तब इस बात पर ध्यान रखेंगे। अभी जनरली इस बात को ध्यान रखना है कि हम जितना माल खरीद कर लाए उसमें से हमने कुछ वापस कर दिया, तो जितना वापस कर दिया उसको क्या कर देंगे हम लोग, घटा देंगे। तो यहाँ पर परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवार्ड भी होता है, मतलब रिटर्न आउटवार्ड, आउट मतलब वापस हो जाना, चल जाना, है ना। तो कहने का मतलब रिटर्न आउटवार्ड होता है वो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है। तो परचेज में से परचेज रिटर्न आपको क्या कर लेना है, घटा लेना है, ठीक है। उसके बाद बाय सेल्स, आपने जितना का माल बेचा, ये यहाँ पर रिजर्वेशन कराना है, सबका ध्यान रखना है। कहीं भी मिलेगा धड़ाक से यहाँ पर रख देना है और सबसे पहले लिख देना है, बाकी आइटम पर जिस बाद में विचार विमर्श करेंगे। ये इसका रिजर्वेशन कराना है कि हमारा सीट यही है, दूसरे जगह हम नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले बाय सेल्स लिखेंगे। तो सेल्स में से हो सकता है कि कुछ मेरा बिका हुआ माल वापस आ गया होगा, है ना। तो जो माल वापस आ गया होगा उसको यहाँ लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न, ठीक है। जो बचेगा वो यहाँ रखेंगे सेल्स रिटर्न, मतलब इसी का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न होके इन हो रहा है मतलब आ रहा है ना, तो रिटर्न इनवर्ड। तो ये सेल्स में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और उसके बाद अंत में हमारे पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा, कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा। ये क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के भीतर नहीं होगा, ये ट्रायल बैलेंस के क्या होगा, बाहर होगा, ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा। और उसको यहाँ, और ये क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है वो दो जगह लिखाता है। एक जगह क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और एक जगह आपके बैलेंस शीट के एसेट्स भाग में चला जाएगा, क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक आपके लिए संपत्ति हो जाएगा जो अंत में बचा हुआ है। समझ में आ रहा है बात। अब चलिए, तो ये चार आइटम सबसे पहले तो यहाँ हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में जनरली आपको यही दो आइटम मिलेगा, इससे ज्यादा आइटम आपको नहीं मिलेगा। ध्यान रखना है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटा के और क्लोजिंग स्टॉक, ये जो दो आइटम आपको मिलेगा, कहीं भी मिलेगा आप ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में रख दीजिएगा। तो ट्रेडिंग के सीआर साइड में आपको इतना ही आइटम होगा। उसके बाद यहाँ ओपनिंग स्टॉक परचेज में से परचेज रिटर्न घट गया, हो गया। अब कुछ आपको डायरेक्ट खर्चे मिलेंगे और कुछ आपको फैक्ट्री के अंदर होने वाला खर्च मिलेगा। तो डायरेक्ट खर्च में क्या होता है, जैसे आपको मान लीजिए कैरिज मिलेगा, यानी भाड़ा, कैरिज इनवर्ड, कैरिज चाहे कैरिज इनवर्ड लिखा हो, तो ये होता है जब हम कच्चा माल खरीदे और कच्चा माल को हम अपने पास तक लाने में जो खर्च किए, ये कैरिज इनवर्ड कहलाता है, ठीक है। और कैरिज आउटवर्ड भी हो सकता है, तो कैरिज आउटवर्ड पीएलडीआर में जाएगा, क्योंकि कैरिज हम माल को बाहर कब बेचते हैं, जब माल बेचते हैं तब बेचते हैं। तो बिक्री संबंधी जो भी व्यय होगा वो आपको पीएलडीआर में जाएगा। तो खर्चा के यानी एक्सपेंसेस के दो रूप, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। जो वस्तु को बनने में डायरेक्ट रूप से लगेगा वो डायरेक्ट खर्चा कहलाता है, प्रत्यक्ष व्यय कहलाता है, और जो इनडायरेक्ट रूप से लगता है उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। आया बात समझ में। अब कहिएगा सर कुछ डायरेक्ट का उदाहरण दे दीजिए। तो जैसे देखिए, हम मान लीजिए हमको बेंच डेस्क बनवाना है, तो बेंच डेस्क बनवाने के लिए हम कुछ बढ़ई को रखे हैं। तो बढ़ई जो इस पर काम कर रहा है वो डायरेक्ट मजदूरी हुआ ना। उसके बाद अगर मान लीजिए हम किसी फैक्ट्री में बनवा रहे हैं, और फैक्ट्री में बनवा रहे हैं, वहां पर बाहर में हम एक गेटमैन रखे हुए हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, उसको भी हम वेतन दे रहे हैं मान लीजिए, तो वो भी उसका भी एक तरह से मजदूरी हुआ ना। मजदूरी का मतलब क्या होता है, जो काम किया उसको दरमाहा मिला, तो उसका वेतन भी रूप बनता है, मजदूरी भी बनता है कि नहीं बनता है, किसी का कमीशन भी बनता है, तो सबका अपना अपना टाइप बन जाता है। तो मजदूर होता है जो वस्तु पर डायरेक्ट रूप से काम करे,
तो वस्तु पर डायरेक्ट रूप से मजदूर काम करता है, बढ़ई काम करता है, उसको मजदूरी दिए तो वो डायरेक्ट हो गया। और अगर कोई गेटमैन बाहर में है, सिक्योरिटी गार्ड में, हाँ, उसको हम सैलरी दे रहे हैं, तो वो तो वस्तु पर डायरेक्ट रूप से नहीं ना काम कर रहा है, नहीं ना काम कर रहा है, तो वो हो गया इनडायरेक्ट। मान लीजिए हम जनरेटर चला के, या हमारा बिजली मतलब बढ़ी जो काम करता है, रंदा मारने वाला कुछ काम, वो भी बिजली पर करता है ना, तो वो अगर बिजली बिल दे रहे हैं तो वो डायरेक्ट रूप से लग रहा है ना। लेकिन और मकान सब में जो बल्ब सब लगा हुआ है, उसके लिए जो बिजली बिल लग रहा है, तो वो वस्तु पर डायरेक्ट रूप से नहीं ना काम कर रहा है, तो वो इनडायरेक्ट रूप से हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? तो इस सब टाइप से एक खर्चे का दो रूप बन जाता है, जो वस्तु पर डायरेक्ट रूप से लगा या वस्तु पर इनडायरेक्ट रूप से लगा। आए बात समझ में? तो जो डायरेक्ट रूप से लगेगा वो तो ट्रेडिंग के डीआर में होगा ही होगा, और इनडायरेक्ट के कई रूप हो जाते हैं। फैक्ट्री में जो खर्च होगा फैक्ट्री ओवरहेड कहलाता है, ऑफिस में जो खर्चा होगा ऑफिस ओवरहेड कहलाता है, बिक्री से संबंधित होगा तो सेलिंग ओवरहेड कहलाता है, या डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहलाता है। आया बात समझ में? उसके बाद वित्तीय व्यय होता है तो वो फाइनेंशियल ओवरहेड कहलाता है, फाइनेंशियल ओवरहेड कहलाता है। जैसे हम ऋण लिए हैं, ऋण पर ब्याज दे रहे हैं, तो वो भी तो खर्चे हुआ, तो वो सब हुआ वित्तीय व्यय। आया बात समझ में? उसके बाद लगभग हो गया। तो कहने का मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ये जो फैक्ट्री के अंदर होने वाला खर्च है, वो खर्च आपके ट्रेडिंग डीआर में आएगा, फैक्ट्री के अंदर होने वाला खर्च, ठीक है। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड या फाइनेंसिंग ओवरहेड जो भी होगा, ठीक है, तो वो सब कहाँ चला जाता है? पीएल अकाउंट में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? पीएल अकाउंट में। तो वो सब ध्यान रखना है। फिर जब अगले पीएल अकाउंट के लिए जब हम बनाएंगे, क्लास लेंगे, उसमें वो सब बात बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए कैरिज इनवर्ड हो गया। उसके बाद यहाँ अगर कोई वेजेज है, आइटम सबको ध्यान रखना है। सवाल बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा कि कौन आइटम कहाँ जाने वाला है, आइटम के नेचर को पकड़ लीजिएगा। वेजेज मजदूरी हो गया। उसके बाद फ्राइट, ये फ्राइट जो होता है वो कैरिज का ही दूसरा नाम होता है, ठीक है, भाड़ा देना, ठीक है। तो कैरिज हो जाता है, मान लीजिए कटरी गाड़ी सब का होता है ना, कार्टेज लकड़ी वाला गाड़ी सब होता है, उसके लिए जो हम भाड़ा देते हैं उसको कैरिज पर काम करता है, उसको कैरिज का रूप दिया गया है। अगर मान लीजिए हम रेलगाड़ी से मंगवा रहे हैं तो रेलवे फ्राइट देंगे। आया बात? रेलगाड़ी से माल आता है कहीं बाहर से, तो वो भी भाड़ा ही हुआ ना, तो वो सब फ्राइट का रूप नाम हो जाता है उसका। उसके बाद इसमें कुछ आपको डॉक ड्यूटी, क्लियरिंग चार्ज, सब आइटम के बारे में बता रहे हैं। ये सब आपको अगर ऐसा मिलेगा, ठीक है, पावर, फ्यूल एंड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, यानी फैक्ट्री का ओवरहेड, यानी फैक्ट्री के अंदर होने वाला, फैक्ट्री का हम रेंट देंगे, फैक्ट्री का गेटमैन का सैलरी देंगे, होता है कि नहीं होता है? तो फैक्ट्री बिल्डिंग पर डिप्रिसिएशन लगाएंगे, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा आइटम आपको दिया। जब सवाल बनाएंगे तो आपको बहुत सारा आइटम मिलेगा, और सवाल बनाते समय हर आइटम पर हम लोग क्लियर चर्चा करते हुए चलेंगे। अभी जनरली आप इसका नमूना को समझ लीजिए कि कैसे बनता है। तो यहाँ डॉक ड्यूटी, मान लीजिए कई बंदरगाह पर समुद्री जहाज से माल आता है ना, समुद्री जहाज से माल आता है कि नहीं आता है, तो वहां पर जो बंदरगाह पर जो हमको कुछ देना पड़ता है ड्यूटी, उसी को डॉक ड्यूटी कहते हैं। एक होता है नगर पालिका में जब घुसता है, ऑक्ट्राइड ड्यूटी, चुंगी कर एक नगर निगम से दूसरे नगर निगम में माल जाता है, तो वहां पर भी उसको देना पड़ता है टैक्स। तो बहुत तरह का अलग अलग टैक्स लगता है। क्लियरिंग चार्ज, माल जब जैसे क्या कहते हैं, बंदरगाह पर माल आता है, तो वहां पर डॉक एंड ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्ज, निकासी करने का व्यय, ये सब होता है उसमें। समझ में आ रहा है? पावर, फ्यूल, वाटर, यानी आपको जहां पर वस्तु बन रहा है वहां पर बड़का बड़का मशीन सब लगा रहता है। अब उसमें आपको पानी भी खर्चा होता है, स्ट्रीम बनाने के लिए, भाप सब बनाने के लिए, होता है कि नहीं होता है? बिजली लगता है, बहुत बड़ा बड़ा बिजली लगता है, ज़्यादा मात्रा में उसका होता है खर्चा। ईंधन, कहीं कहीं पर कोयला, तेल, मोबिल, ग्रीस, फला चला बहुत तरह का लगता है ना मशीन बनाने में। अभी आप लोग बनाते नहीं हैं, जब बड़ा बड़ा फैक्ट्री में काम करने पहुंचिएगा
और देखिएगा वहाँ पर आप अकाउंटेंट का काम कीजिएगा, चाहे मान लीजिए लेबरे का काम कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि भाई ये सब सारा चीज़ कॉमर्स में हम लोग पढ़े थे। तो वैसे कॉमर्स में पढ़ के जाइएगा तो लेबर का तो काम कभी ज़िंदगी में कीजिएगा नहीं, कहीं ना कहीं बेहतर अच्छा ही काम कीजिएगा, बस ज्ञान होना चाहिए। आया बात में? अगर ज्ञान नहीं होगा तो साइंस पढ़ के भी आप लेबर क्लास में जा सकते हैं, ज्ञान नहीं है तो क्या हो जाएगा, है कि नहीं? अगर ज्ञान है तो ज्ञान का हर जगह पूजा होता है, चाहे आप साइंस पढ़ के जाइए, आर्ट्स पढ़ के जाइए, कॉमर्स पढ़ के जाइए, कहीं भी जाइएगा तो इस तरह का आपको किसी तरह का दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कब? जब आपके पास ज्ञान होगा। अरे बात समझ में? चलिए, तो कहने का मतलब है कि ये ऐसा ऐसा खर्चा सब यदि होगा तो ये ट्रेडिंग के डीआर में होगा। ट्रेडिंग के सीआर में दो ही खर्चे आपको जनरली मिलेंगे बनाते समय, सेल्स, ये आमदनी है, क्लोजिंग स्टॉक जो अंत में बचा हुआ है। जब इसको आप अंत में टोटल कर लीजिएगा, टोटल कीजिएगा, तो टोटल करने अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, यानी सकल लाभ। यानी वस्तु बनकर तैयार हुआ और तभी अगर वो बिक जाए, यानी ऑफिस से रिलेटेड, गोदाम से रिलेटेड, सेलिंग से रिलेटेड कोई भी खर्चा अगर मान लीजिए हम अभी नहीं किए हैं, ठीक है, तो हमारा कुल लाभ कितना, सकल लाभ कितना, तो वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ इतना ही खर्च तो नहीं होता है। ऑफिस में भी, ऑफिस बिल्डिंग लेते हैं, उसका रेंट देते हैं, ऑफिस बिल्डिंग में स्टाफ रखते हैं, उसको सैलरी देते हैं, वहाँ पर बिजली बिल देते हैं, वहाँ पर बहुत सारा बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन चार्ज करना होता है, बहुत तरह का खर्चा होता है। तो वो सारा खर्चा अगर हमने भी नहीं किया है, वस्तु को बेचने के संबंध में हम कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देते हैं, एजेंट रखते हैं, उसको कमीशन देते हैं, कुछ मेरा माल बैड डेप्ट हो जाता है, बुड़ जाता है, बिक्री करने वाले को कमीशन देते हैं, इस तरह का बहुत तरह का खर्चा होता है। तो वो सब बिक्री व्यय हो गया, तो हमने अभी उस सब खर्चों को इंक्लूड नहीं किया, तो हमारा लाभ कितना, तो वो हो जाएगा सकल लाभ। और जब हम वो सब सारा खर्चा भी हम इसमें से डिडक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तब जो आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। आ बात समझ में? तो ट्रेडिंग अकाउंट को समझने के लिए फिलहाल आप इतना ध्यान रख सकते हैं। फिर जब पीएल अकाउंट बता देंगे तब पीएल अकाउंट पर भी एक क्लास चर्चा चलेगा, तब पीएल अकाउंट बनाना सिखा देंगे। फिर एक क्लास जो होगा वो बैलेंस शीट पर होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाने के लिए आपको जनरली इस सब आइटम से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। आपको सवाल में एडजस्टमेंट वाला भी होगा, तो एडजस्टमेंट का दो जगह जिक्र होता है। एडजस्टमेंट का दो जगह जिक्र होता है, एक जगह ट्रेडिंग या पीएल जहाँ भी हो और एक जगह बैलेंस शीट में। तो वो जब एडजस्टमेंट पर क्लास लेंगे तब बता देंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए और इस पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो इस पर हम आपको एक नंबर सवाल बताते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए एक नंबर सवाल हम आपको बता रहे हैं। एक नंबर सवाल में क्या है, देखिए कहता है कि व्यापार खाता बनाना है। 31/3/2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित विवरणों से व्यापारिक खाता बनाइए। तो जब व्यापारिक खाता बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो अब ये आपको फॉर्मेट सिखाया है हम। तो इसमें सबसे पहले ये फॉर्मेट हो जाएगा आपका, पार्टिकुलर अमाउंट लिख लीजिएगा फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2013, 31/3/2013 को आपको बनाना है। ठीक है, देखिए तो हम आपको क्या बोला है कि कुछ आइटम का रिजर्वेशन सबसे ऊपर होता है। तो आइटम दिया हुआ है आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वेजेस, कैरीज इनवर्ड, फैक्ट्री रेंट, ड्यूटी क्लियरिंग चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्ज और क्लोजिंग स्टॉक। इतना सारा आइटम आपको दिया हुआ है। इतने सारे आइटम से आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो सवाल में सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए कहा हुआ है और स्पष्ट क्लियर है कि इसमें जो आइटम है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाला ही आइटम है। ठीक है, ज्यादा कुछ तो कहा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक का रिजर्वेशन यहाँ पर सबसे ऊपर होता है। तो टू ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे, अब ये बताए हैं। तो ओपनिंग स्टॉक है आपका 90,000 का सवाल में, तो देख लीजिए 90,000 सबसे ऊपर लिख दिए। उसके बाद है परचेज 2,62,000, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू परचेज 2,62,000 सबसे पहले लिख लिए। और फिर उसके नीचे परचेज रिटर्न है 12,000, तो परचेज रिटर्न है 12,000, तो इसमें से परचेज रिटर्न 12,000 क्या करेंगे हम लोग लेस कर लेंगे, तो 2,50,000 बचेगा। क्लियर है। उसके बाद
आगे दिया हुआ है सेल्स रिटर्न, तो 5,25,000 तो सेल्स है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे बाय सेल्स। इसका रिजर्वेशन तो यहाँ है 5,25,000, और फिर इसमें से सेल्स रिटर्न घट जाता है, तो कितना है सेल्स रिटर्न 10,000, तो 10,000 इसी में से घट जाएगा, तो बचेगा 5 लाख कितना 15,000। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब इसके बाद अगला आइटम है वेजेज 30,000। तो वेजेज खर्चा है ट्रेडिंग डीआर में, और ये डायरेक्ट वेजेज है, तो यहाँ पर वेजेज 30,000 लिख दिए। उसके बाद का आइटम है आपको कैरीज इनवार्ड 4200, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरीज इनवार्ड 4200 यहाँ लिख दीजिए डेबिट में। उसके बाद आपको दिया हुआ है फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री के अंदर होने वाला खर्च, फैक्ट्री रेंट 24,000, तो ये भी ट्रेडिंग के डीआर में आ जाएगा फैक्ट्री रेंट। ड्यूटी क्लियरिंग चार्ज 20,000, अब ये बताए हैं डेबिट में होगा, ड्यूटी क्लियरिंग चार्ज 20,000 रुपया है, तो ये आपको डेबिट में आ गया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्ज 16,000, तो टू इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्ज कितना है 10,000 16,000 है, तो 16,000 यहाँ कर दीजिए, ऐसे हो गया। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्वेशन कहाँ है यहाँ पर क्रेडिट साइड में, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है 82,000। क्लियर है बात। देखिए जितना आइटम हम आपको समझाए हैं उससे ज्यादा आइटम भी इसमें नहीं था, और जनरली बहुत सारे सवाल में आपको इससे ज्यादा आइटम मिलेगा भी नहीं, एडजस्टमेंट में और तरह का बात हो सकता है। चलिए, तो अब जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा हार्ड सवाल सब आएगा, अभी तो हल्का था, कोई बात नहीं। इस टोटल को आप जोड़िए, तो क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा होता है कि डेबिट साइड का जोड़ ज्यादा होता है, वो देखिए। तो क्रेडिट साइड का जोड़ क्या होता है ज्यादा, तो कितना हुआ इसको जोड़ के 5,97,000, ये हो गया 5,97,000, दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ भी 5,97,000 होगा, और इसमें से ही पूरा को घटाइए, घटाने पर जो बचेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट का लाएगा। यही ग्रॉस प्रॉफिट पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाद में जाता है, तो इसको घटाकर कितना होता है वो देखिए फटाफट, कितना हुआ 1,62,800। आपका आंसर भी है 1,62,800, यानी कि हमारा आंसर क्या है सही है। ये ग्रॉस प्रॉफिट सीडी के रूप में रहेगा, और ये ग्रॉस प्रॉफिट बाद में कहाँ चला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। अगर यही डेबिट साइड ज्यादा होता तो क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस लॉस होता। आया बात समझ में, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, तो ठीक है, इसको रहने दीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।